अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk। कुछ अहम तरीन तफसीलात बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं और किस तरह से तेजी से चीजें तब्दील हो रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल हामिद मीर की स्टोरी उस हवाले से भी आपको आगे चलकर बताएंगे। वो उसमें किस तरह से बता रहे हैं कि एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर एक सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ किस तरीके से मुद्दई बना। तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज बैक टू बैक अपडेट्स और तमाम तर जो खबरें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही है। यानी वो जो नहुसत के बादल थे वो बाकायदा तौर पे लग रहा है कि छट रहे हैं और बाकायदा तौर पे जो अदालतें हैं वो खड़ी हो रही हैं। और जब अदालतों ने फिर स्टैंड लेना होता है तो शायद इस किस्म के फैसले सामने आते हैं। आज 4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स या 4 इंपॉर्टेंट केसेस थे। सबसे पहले बात करेंगे अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि उनकी जानिब से ये दरखास्त डाली गई थी कि 3 अक्टूबर के बाद उनकी इमरान खान से मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। अब आज अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया जेल हुकाम को कि ये जो मुलाकातों वाला मामला है ये कोशिश करें कि अगली बार हम तक ना पहुंचे और मुलाकातें मुमकिन करवाई जाएं। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब बनी जब अदालत के अंदर कोऑर्डिनेटर इंतजार हुसैन पंजोथा के हवाले से जब अदालत के जज ने खुद बात की और अदालत के जज ने कहा कि कोऑर्डिनेटर तो उनके गायब है। यानी इस हुकूमत के लिए इससे बड़ी सुक्की क्या हो सकती है कि बैठे हुए लोग जो इंग्लैंड में आप उनके हवाले से तो एफआईआर की बात करते हैं क्योंकि वो काजी के खिलाफ निकल पड़े हैं, लेकिन आपके अपने मुल्क के अंदर दिन दिहाड़े एक वकील को गायब कर दिया गया। और अदालत में एक सीनियर तरीन जज इस हवाले से बात कर रहा है और कह रहा है कि कोऑर्डिनेटर तो उनका गायब है, तो अब कौन से कोऑर्डिनेटर ने मुलाकातें स्केड्यूल करानी है। और इससे बढ़कर शुएब शाहीन साहब को जब बुलाया गया, अदालत में वक्फा हुआ, फिर शुएब शाहीन साहब को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप बताएं क्या जो जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम तर सहूलियात है इमरान खान को मुकम्मल तौर पर दी जा रही है या नहीं दी जा रही। जिस पर शुएब शाहीन साहब ने कहा, पहले अदालत में वक्फा हुआ, फिर शुएब शाहीन साहब जब वक्फे के बाद आते हैं तो वो अदालत को आगाह करते हैं कि इमरान खान को जो तमाम तर सहूलियात हैं वो दी जा रही है या नहीं। इसके ऊपर आप जेल हुकाम से बाकायदा तौर पर एक एफिडेविट लें, आप बयानी हल्फी लें और उसके मुताबिक हम देखेंगे कि क्या वाकईतन वो तमाम तर सहूलियात इमरान खान को दी जा रही है या नहीं दी जा रही। और अगर फिर नहीं दी जाती तो फिर हम इनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि तौहीन अदालत का एक पिटीशन दायर करेंगे। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब पैदा हुई जब अदालत खुद ही मुकर गई। यानी अदालत माजरत के साथ अदालत नहीं, यानी जो वकला की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी थी, लेकिन जेल हुकाम जो है, जेल इंतजामिया ये कहते हुए मुकर गए कि हमने तो किसी किस्म की कोई पाबंदी किसी किस्म की कोई पाबंदी इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर नहीं थी। और इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर एक वक्फे के बाद उनका मौकफ यह था कि इमरान खान से जो मुलाकातें हैं उनके ऊपर पाबंदी महज इस वजह से थी कि होम डिपार्टमेंट पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के बायस पाबंदी लगाई थी। लेकिन इससे कबल पहले हिस्से में समात के ये कहा गया जेल हुकाम की जानिब से कि किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। और अदालत की जानिब से जब पूछा गया कि अदालत की जानिब से जब शुएब शाहीन अदालत में मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस भी दिया। उन्होंने कहा कि 22 और 23 अक्टूबर को जब ये तमाम तर सिक्योरिटी मामला चल रहे थे, इमरान खान से मुलाकात के हवाले से जब कहा गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने सरदार एजाज इसाक खान ने बाकायदा तौर पर कहा कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए। अगर अडियाला जेल में कुछ सिक्योरिटी के मामला थे तो उसके ऊपर हमें, जब ये अदालत ने हुक्म दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए तो जेल हुकाम ने बाकायदा तौर पर फोन कॉल्स करके कहा कि आप मेहरबानी करें और अदालत में आंखें मिल लें। यानी ये वो दोहरा मैयार है इस टाइम आपकी रियासत का, ये वो दौरा में आ रहा है इस टाइम तमाम तर जेल इंतजामिया को, जिसको डेफिनेटली रियासत बैक कर रही है कि पहले समात के पहले हिस्से में कुछ और कहा गया लेकिन उसके बाद इस तरह के मामला को बदला गया। बहरहाल जो जेल इंतजामिया को बाकायदा तौर पर आज जो ऑर्डर जारी किया गया है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत से, वो ये कहा गया कि एक तो इमरान खान की बेटों से फोन के ऊपर बातचीत को मुमकिन बनाया जाए, व्हाट्सएप पर या नॉर्मल फोन कॉल के ऊपर जिस तरह से भी होता है बातचीत को मुमकिन बनाया जाए। और उसके साथ साथ जेल मैनुअल के जो सहूलियात जिसके वो हकदार है, जो ऑथोराइज्ड है, तमाम तर सहूलियात भी उनको दी जाए। अली बिन गंडापुर या जो भी लोग उनसे मुलाकात करना चाहते हैं मुलाकात को भी मुमकिन बनाया जाए। और इसके साथ साथ एक और बड़ा फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये आया जस्टिस समन रफत की अदालत से, और हैरत अंगेज बात की उनके साथ आमिर फारूक साहब थे। यानी आमिर फारूक साहब की अदालत से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजम सवाती के लिए फैसला आता है कि उनके जो 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो था उसको मुअत्तल यानी उसको कलअदम करार दे दिया गया। तो ये एक बड़ा फैसला, यानी आमिर फारूक साहब की अदालत से भी ऐसे फैसले कभी एक्सपेक्टेड नहीं थे। तो माहौल वाकईतन बदल रहा है, बड़ी तेजी से चीजें जो है वो हाथ से कुछ लोगों को लग रहा है निकलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सारी डेवलपमेंट्स तो आपके सामने रखी हैं। इसके साथ साथ एक अहम तरीन मुलाकात भी इमरान खान से आज होगी जेल के अंदर, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर आगे बढ़े और बात करें एक अहम तरीन आर्टिकल की, हामिद मीर साहब आज उनका अखबार के अंदर एक आर्टिकल आया और आर्टिकल को डिस्कस करना आपके साथ इसलिए जरूरी है कि उसमें उन्होंने इमरान खान के दौर के हवाले से बात की और उस हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से एक हाजिर सर्विस अफसर उस वक्त मुदई बना एक सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ, यानी ईमान मजारी का बेसिकली वो जिक्र कर रहे हैं। और जो टैग लाइन है, जो टाइटल है वो है, इस बदतमीज लड़की को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। ये जुमला मैंने इस वक्त सुना था जब इमरान खान वजीर आजम थे और इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। ईमान मजारी पर इल्जाम था कि उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर बलोच तलबा के एक मुजाहिरे में मोहसिन दावड़ के हमरा रियासत के खिलाफ काबिल एतराज गुफ्तगू की। बीच में उन्होंने जिक्र भी किया
उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला, हम सब जानते हैं उनसे वैसे भी बड़ा प्रॉब्लम है कुछ लोगों को। जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से आर्टिकल में उन्होंने जिक्र किया कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने मोहसिन दावड़ और इमान मजारी के ऊपर जो मुकदमात थे उनको कलअदम करार देते हुए जो उनकी सजाएं थी कलअदम भी करार दिया। लेकिन वो जिक्र कर रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर कि इस वक्त हम ये जब हामिद मीर साहब जब की कहानी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त खुद भी मुश्किल में मेरे पर पाबंदी थी क्योंकि असद तूर साहब उस वक्त डिसअपियर हो गए थे, उन्हें मंजरनामे से गायब कर दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज को सहाफियों को कर दिया जाता है। तो उस हवाले से एक तकरीर हामिद मीर साहब ने उस वक्त की और हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया गया जियो न्यूज से। और जब उनको ऑफ एयर किया गया तो वो वाशिंगटन पोस्ट और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इमान मजारी के हवाले से बात करते रहे। और वो कहते हैं कि मुझे एक मेरे मोहसिन की रियासती इदारे से एक अफसर की, यानी वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हम सब जानते हैं, मुझे कॉल आई बाकायदा तौर पर, मुझे कहा गया कि आप इस लड़की की हिमायत करना वो भी बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करना बंद करें क्योंकि हमने इसको सबक सिखाना है। और बाकायदा तौर पे उंगली हवा में लहरा कर कहा गया कि हमने इसको सबक सिखाना है, जिस पर वो कहते हैं कि मैंने जवाबन कहा कि ये जो इमान मजारी है, ये जो लड़की है, ये एक सहाफी मुदस्सिर नारो जो उस वक्त डिसअपियर्ड थे, जो गायब थे, जिनको उठा लिया गया था, एबडक्ट कर लिया गया था, उनकी वालदा की जानिब से ये वकील थी, तो मैं तो इस पर बात करना नहीं बंद करूंगा। जिस पर कहा गया अगर आप नहीं बंद करेंगे तो मजीद आप पर सख्तियां आएंगी क्योंकि आप तो ऑलरेडी ऑफ एयर किए जा चुके हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि ये सख्तियां मुझे अजीज हैं क्योंकि ये जो आज़ादी है इसमें मैं जितना बोल पा रहा हूँ इतना मैं उस सबके साथ नहीं बोल पा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो हामिद मीर साहब ने कुछ नुक्ते या कुछ आप कह लें कुछ जो मोमेंट्स डिस्कस किए हैं, वो कह रहे हैं कि जब इमान मजारी, उन्होंने जिक्र किया कि डॉक्टर शीरी मजारी, इमान मजारी की वालदा जो वजीर भी रह चुकी थी, इमरान खान के दौर में वजीर थी भी, और उनके दरमियान काफी अनबन भी हमने माँ बेटी के दरमियान देखी उस वक्त, बाकायदा तौर पर ट्वीट्स के ऊपर भी, ट्विटर पर भी हम बड़ी ऐसी सिचुएशन देखते थे, बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी दोनों के बयान होते थे। लेकिन वो बता रहे हैं कि इमान मजारी के लिए नफरत उस वक्त भी इतनी ज्यादा थी जब उनकी वालदा वफाकी वजीर थी, इमरान खान की हुकूमत का एक अहम तरीन चेहरा थी। आज जब शीरी मजारी की अपने ऊपर इतने मुकदमात और शीरी मजारी से जब वफादारी बदलवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, और फिर उस वक्त भी हम जानते हैं इमान मजारी की जानिब से उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा के हवाले से कुछ वर्ड्स बोले गए थे जिसके ऊपर उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो यानी आज उस नफरत का लेवल क्या होगा? उस वक्त बहुत ज्यादा नफरत थी इमान मजारी से, तो आज वो नफरत कहां तक पहुंच चुकी होगी, ये भी एक बड़ी अहम तरीन चीज है। लेकिन जो हामिद मीर साहब जिस नुक्ते की तरफ या जिस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जिसके अंदर बलोच तलबा ज़ेर तालीम है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी बलोच तलबा ज़ेर तालीम है, बता रहे हैं कि उन तमाम का मुकदमा इमान मजारी उस टाइम लड़ रही थी। मुकदमा उनका क्यों लड़ना पड़ गया उनको? क्योंकि इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जितने बलोच स्टूडेंट्स थे, बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मिली भगत से एजेंसियों के लोग पहुंचते थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहां जाकर तमाम तर स्टूडेंट्स को किसी मखसूस स्पेसिफिक क्लासरूम में बिठाकर उनके साथ क्वेश्चन आंसर किया जाता था। और बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनको कहती थी कि फलाने क्लासरूम में जाएं और वहां पर आपसे बाकायदा तौर पे डिटेल्स पूछी जाएंगी, और वो मासूम बच्चे जो यहाँ सिर्फ महज पढ़ाई के लिए पहुंचे थे वो तमाम तर डिटेल्स बताते थे, किसके कितने बहन भाई हैं, कौन कहाँ से आया है, किसके कितने सेमेस्टर्स हो चुके हैं। और जब वो बच्चे वापस ईद की छुट्टियों पर या XYZ किसी भी छुट्टियों पर घर जा रहे होते थे तो बलोच बॉर्डर यानी बलोचिस्तान की प्रेमिसेस में जैसे ही वो एंटर होते थे उनको गायब कर दिया जाता था। तो उन तमाम बलोच तलबा की आवाज भी ईमान मजारी थी, उन तमाम एबडक्टेड जो सहाफी उस दौर में उठाए गए उनकी आवाज भी ईमान मजारी थी। इसके साथ साथ वो लिख भी रहे आर्टिकल के अंदर कि वो तमाम तर लोग जो उस वक्त इमान मजारी के खिलाफ थे, आज वो तमाम तर लोग इमान मजारी से मदद मांग रहे हैं। यानी उनका इशारा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कुछ सहाफी जो उस वक्त बड़ा इमान मजारी के खिलाफ बात करते थे, आज वो तमाम तर लोग उनकी मदद मांगते हैं। लेकिन आर्टिकल का इख्तिताम उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया। उन्होंने कहा कि इमान मजारी आज हर उस बदतमीज सोशल एक्टिविस्ट की, हर उस बदतमीज सहाफी की तर्जुमान है, हर उस बदतमीज सहाफी की, हर उस बदतमीज सोशल एक्टिविस्ट की जुबान है जिसको उठा लिया जाता है। अहमद फरहाद का जिक्र किया उन्होंने, इसके साथ साथ असद तूर का जिक्र किया, मतीउल्लाह जान का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है कि इमान मजारी उस दौर में भी एक गद्दार थी, इमरान खान के दौर में भी और आज भी यानी शहबाज शरीफ के दौर में भी गद्दार है। तो यानी हर हुकूमत के अंदर पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे एस्टैब्लिशमेंट की एजेंसीज की एक मुसलसल मुदाखलत रही है, और ये आर्टिकल उसका मुंह बोलता सबूत है। बाकायदा तौर पे तारीखों के साथ एक एक वाकया बयान किया गया इसमें। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी सियासत की। अगर आगे बढ़े और बात करें काजी फायद ईसा के हवाले से, हम सब जानते हैं कि काजी फायद ईसा के खिलाफ जिस किस्म का एहतजाज किया गया इस वक्त लंदन में, और उसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे आप कह लें 7 से 10 बजे के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर एक मंजन बेचा जाता रहा कि शायद बड़ी बदतहजीबी कर दी गई है, बड़ा गलत किया गया है। अब वो तमाम तर लोग काजी फायद ईसा के दौर में जो इस मुल्क के अंदर होता रहा शायद वो भूल गए। यानी जिस किस्म का केस बुशरा बीबी के ऊपर किया गया, जिस तरह लोगों के घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जो जो कुछ हुआ एक
एक चीज से हम सब आ गए, सब छोड़ के बिल्कुल रीसेंट अगर आप स्टोरी उठा ले मुस्तफीन काज़मी की, एक वकील, एक काजी की अदालत में खड़ा वकील जिसने काजी के सामने काजी को खड़ा होकर ये कह दिया कि तुम फ्रॉडी हो, और उस वकील के साथ फिर जो कुछ होता है, उस वकील का जिस तरीके से रिमांड दे दिया जाता है, और हमारी अदालतें क्योंकि इनके अंदर जस्टिस अबू अल हसनात जुल्करनैन जैसे जजेस मौजूद हैं जिनके लिए रिमांड देना कुछ मसला नहीं है, जो किसी को भी उठाकर 8, 10, 15 दिन के लिए रिमांड पे भेज देते हैं सोचे बगैर कि किस तरीके से फिजिकल या मेंटल टॉर्चर किया जाएगा। ये वो जजेस हैं जिनके खिलाफ बाकायदा कंप्लेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हायर जजेस भी कर चुके हैं, लेकिन इनके पीछे वजारत कानून है, और वजारत कानून के पीछे कौन है हम सब जानते हैं। मुस्तफीन काज़मी के साथ जो कुछ हुआ, एक हंसता बोलता एक हशाश बशाश वकील, जिस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने आखिरी एक इंटरव्यू भी दिया और उसमें उन्होंने जिस तरीके से आके बात की, उस वकील को जिस तरीके से टॉर्चर किया गया जिस्मानी रिमांड के बाद, आज यानी इतने दिन, इतने हफ्ते, तकरीबन महीना गुजर जाने के बाद भी वो अब 2 से 4 कदम अब जाकर उन्होंने चलना शुरू किया है। स्कल इंजरी उनको कहा जा रहा है हुई है। अब पुलिस ये मौक़िफ़ दे रही है कि उनको स्कल इंजरी नहीं हुई या उन पर तशद्दुद नहीं हुआ, वो दरअसल वॉशरूम में स्लिप हो गए थे और गिर गए थे। यानी ये बिल्कुल वैसा मिलता-जुलता बयान है जो ज़िल्ल शाह की वक़्त पे किया गया, उसकी शहादत के ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बयान कर रही थी, जो तशद्दुद के निशानात थे वो कुछ और बयान कर रहे थे, लेकिन कहा यह गया कि जी ये रोड एक्सीडेंट था। तो उसी तरह अवाम को फिर एक मर्तबा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस कह रही है कि नहीं, मुस्तफीन काज़मी वाला जो मामला है वो वॉशरूम में स्लिप हो गए थे, लेकिन ये बेसिकली जो उन पर जुल्म किया गया है, ये बहुत सारे सवाल उठा रहा है। हामिद मीर का आर्टिकल पढ़ने के बाद आप अगर ये स्टोरी देखें तो आपको समझ आ जाता है कि वो कौन सी काली ताकतें हैं, वो कौन से चेहरे हैं जो इन तमाम तर चीज़ों के पीछे हैं। और फिर मोहसिन नकवी और ये तमाम तर लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ के, जो लोग लंदन में या बाहर जो इस जुरिसडिक्शन में नहीं आते, जिनके ऊपर यहाँ के कानून या तमाम तर चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते, वो उनके पासपोर्ट्स कैंसिल कर रहे हैं, वो उनके आईडी कार्ड्स ब्लॉक कर रहे हैं और इस तरह से तमाम तर मामलात को चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक अबूज़र सलमान न्याज़ी की एक ट्वीट है, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। वो लिख रहे हैं कि एक बुजुर्ग वकील ने सुप्रीम कोर्ट में काजी फायजीसा को धोखेबाज चीफ जस्टिस कहा, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिन बाद वो जख्मी, खोपड़ी और आंख के साथ पाए गए। हिरासत में इन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। जो लोग इस वाक्य पर खामोश रहे वो अब लंदन में काजी फायजीसा के साथ पेश आने वाले वाक्य पर अफसोस कर रहे हैं। यानी हमारा मीडिया इस वक्त जिस तरह मैनेज हम सब जानते हैं और इस पर बैठकर एक भाषण दिया जा रहा है कि काजी फायजीसा के साथ जो हुआ है मुल्क का साबिक चीफ जस्टिस वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। जिस दिन हल्फ बर्दारी तकरीब हुई ईवान सदर के अंदर, तो जो 3 रुकनी जो जजेस, जिन्होंने 8 रुकनी जजेस ने कुछ फैसला दिया था और जो अक़लियती फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उन 3 जजेस में से किसी एक से सवाल किया गया कि जो आपने फैसला दिया था कि आप उस फैसले से मुतमईन है। उस जज ने ये जवाब दिया, जवाबन उन्होंने ये कहा कि फैसले से तो हम मुतमईन नहीं है, लेकिन मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि काजी मेरा मोहसिन है, वो मुझे सुप्रीम कोर्ट लेकर आया, इसलिए मैंने फैसले पर दस्तखत किए थे। इससे जाहिर होता है कि यानी ये अब वो जो जज साहिबा हैं उन्होंने फैसला तो ये दे दिया, अब साहब है साहिबा है जो भी कोई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो कह रही है कि काजी मुझे लेकर आया इस अदालत में और काजी मेरा मोहसिन है, तो यानी अल्लाह ने आपको इस दुनिया में तो भेजा है और फिर अल्लाह ने आपको एक कुर्सी दी थी, तो यानी आपको दरअसल खुश किसको करना चाहिए था। और काजी के लिए बड़ा सवालिया निशान है कि कुछ जजेस ने उसके देखा देखी और उसके डर खौफ में एक सीनियरिटी बेसिस के ऊपर दस्तखत तो कर दिए फैसले के ऊपर, लेकिन आज वो तमाम तर लोग अपने उन दस्तखत के साथ उस फैसले के साथ खड़े नहीं हो पा रहे, उस फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहे। काजी चला गया है, लेकिन पीछे जिस तरीके की वो जो चीजें और बाकियात छोड़ गया और जिस तरीके से उसको याद किया जा रहा है, वो चीजें हमेशा शायद तारीख में लिखी भी जाएंगी और उनको डिस्कस भी किया जाता रहेगा। आगे बढ़ते अलीमा खान के हवाले से इस टाइम एक बयान है, वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले 160 पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से जो कांग्रेसमैन की जानिब से पिछले दिनों जो तमाम डेवलपमेंट्स हुई आपके सामने रखी थी, अब ये 160 पार्लियामेंटेरियंस ने शहबाज शरीफ के नाम, यानी बनाम शहबाज शरीफ, जिनकी अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ इस टाइम अमेरिका में मौजूद हैं और बड़ी चमगोइयां चल रही हैं, इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में बड़ी डिस्कशंस चल रही है कि वो शायद अमेरिका किसी मदद के लिए गए हैं, या ये जो एक सीक्रेट विजिट कहा जा रहा है ये दरअसल सीक्रेट नहीं है, इसके पीछे कुछ तो है। तो अब वो जो तमाम तर 160 लोग हैं ये शहबाज शरीफ के नाम में खत लिख रहे हैं और खत के अंदर बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने जो मुल्क के अंदर सियासत है उसका रुख बड़ा तब्दील कर दिया है, बड़ी वायलेंट किस्म की और बड़ी तशद्दुद के ऊपर मबनी सियासत की जा रही है। और उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है हमारी सियासत के अंदर मुदाखलत करने वाला है, या अमेरिकी कांग्रेसमैन कौन होते हैं। तो यानी यही बात जो बात से 2-2.5 साल पहले इमरान खान ने की और जब बात से 2-2.5 साल पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन इस तमाम तर मंजरनामे के ऊपर किया गया, तो साइफर बार से आया, लेकिन उस चीज को उस वक्त ये लोग जुटलाते रहे और आज इनकी जानिब से ये लिखा जा रहा है। और ये जो दस्तखत अगर आपके साथ ये स्क्रीन पर शेयर की जाएगी पिक्चर, यहाँ पर तारिक फजल चौधरी, नवीद कमर साहब, खालिद हुसैन मक्सी और इनके साथ साथ मुस्तफा कमाल, और अगर एक और जगह आपको दिखाया जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी, और इन सब लोगों के दस्तखत मौजूद है। मेजॉरिटी उन लोगों के दस्तखत मौजूद है जिनके ऊपर खुद एक बहुत बड़ा ठप्पा, एक छाप मौजूद है कि क्या फॉर्म 45 के हैं, ये 47 के हैं, वाकईतन जीत कर भी आए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नशिस्तों के ऊपर ये बैठे हुए हैं। और उन तमाम तर लोगों के दस्तखत से इस लेटर की ऑथेंटिसिटी वाजे हो जाती है। लेकिन अलीमा खान साहबा का एक बड़ा अभी लेटेस्ट बयान, और इस सिचुएशन से, इस लेटर से उसको आप रिलेट कर सकते हैं। अलीमा खान से जेल के बाहर, अडियाला जेल के बाहर आज सवाल किया गया
کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کے بعد عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوں گی اور عمران خان نومبر میں غالباً رہا ہو جائیں گے. تو علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جواب دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا ابا ہے کیا؟ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستانی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم 22-24 کروڑ عوام ہیں, ہماری اپنی ایک سیاست ہے, ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے, ہم ایک سوورن آزاد ریاست ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکی صدر کے کسی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے ہمارا ملک نے سیاست نے کس سمت جانا ہے یا کس طرف جانا ہے. تو یہ ایک شاید جواب ہے اس خط کو جو لکھا گیا ہے شہباز شریف کے نام. دیکھتے رہیے سیاست.pk. خان صاحب رہا ہو جائیں گے, کتنی صداقت یا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم پھر وہیں آگے واپس کے ہم غلام ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہیں, یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں, 24 کروڑ ہیں. اگر آج ہم پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں, میرا نہیں خیال کوئی کہہ رہا ہے 24 کروڑ ہم پاکستانی, ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو جائیں. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.